नमस्कार साथियों, मैं हेमंत मीणा हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर वाला पर आपका स्वागत करता हूं। पीछे डायग्राम आपको दिख ही गया होगा, आप समझ गए होंगे आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम बात करेंगे जेनेटिक्स की, आनुवंशिकी। जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जेनेटिक्स में क्या पढ़ेंगे? अपन सेल को पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे? सेल को देखेंगे। सेल में कौन कौन से पार्ट होते हैं उनकी डिटेल्स में स्टडी करेंगे, जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है उनको देखेंगे। जेनेटिक्स को देखेंगे, जेनेटिक्स में सेल को देखेंगे। अपना अब क्या पढ़ने वाले हैं आगे, इस जेनेटिक्स के बाद हम पढ़ेंगे प्लांट ब्रीडिंग। तो जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग में क्या डिफरेंस है? जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग में क्या डिफरेंस है? प्लांट ब्रीडिंग देखो, एक चीज समझ लो। जेनेटिक्स का मतलब क्या है? किसी चीज को बनाना, नई चीज को बनाना, वो होती है जेनेटिक्स। और किसी चीज में अपन को इम्प्रूवमेंट करना है, बनी बनाई चीज है उसमें इम्प्रूवमेंट करना है, वो अपन करेंगे प्लांट ब्रीडिंग में। वो पढ़ते हैं प्लांट ब्रीडिंग में। किसी चीज में अगर इंप्रूवमेंट लाना है वो पढ़ेंगे अपन प्लांट ब्रीडिंग में। और किसी नई चीज को बनाना है तो वो जेनेटिक्स में होगा, लेकिन इंप्रूवमेंट वाला काम प्लांट ब्रीडिंग के अंदर होगा। प्लांट ब्रीडिंग के अंदर इंप्रूवमेंट वाला काम होगा। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे जेनेटिक्स को। प्लांट ब्रीडिंग को अपन इसके बाद में पढ़ेंगे। जेनेटिक्स की बात करते हैं। जेनेटिक्स सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक्स की। जेनेटिक कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? तो ये ग्रीक वर्ड है। जेनेटिक्स एक ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। जेनेटिक क्या है? ग्रीक वर्ड है। किससे लिया गया? जेनेसिस से। जेनेसिस, ग्रीक वर्ड जेनेसिस से लिया गया। इसका मतलब क्या होता है? ओरिजिन। ओरिजिन मतलब किसी को जन्म लेना, ओरिजिन, या फिर टू बिकम या टू ग्रो। किसी चीज को ग्रो करना या बनाना या फिर उसका ओरिजिन करना, ये होता है जेनेटिक्स का, जेनेसिस का मतलब। जेनेटिक्स ग्रीक वर्ड है, ध्यान रखना है। जेनेसिस से बना है। किससे बना है? जेनेसिस से। इसका मतलब क्या होता है? ओरिजिन या फिर टू बिकम या टू ग्रो। ये जेनेटिक्स का मतलब हो गया। ये अपन ने जेनेटिक्स का मतलब देख लिया। जेनेटिक्स कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है, जेनेसिस से बना है। ठीक है, इसका मतलब होता है ओरिजिन, टू बिकम या टू ग्रो। ये अपन ने देख लिया। अब बात करते हैं सेल की। यहाँ पे जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये डायग्राम है प्लांट सेल का। प्लांट सेल को अपन स्टडी करेंगे। प्लांट सेल का डायग्राम है, बाकी अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, अब प्लांट सेल में कौन कौन से पार्ट होते हैं उनके बारे में देखेंगे। इस सेल की डिस्कवरी किसने की, इसको सेल नाम किसने दिए, ये सब अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो जेनेटिक्स आपने इसको लिखते जाना साथ साथ। जेनेटिक्स ग्रीक वर्ड है, जेनेसिस से बना है। इसका मतलब होता है ओरिजिन, टू बिकम या ग्रो। मैं ये मिटा रहा हूं। ठीक, अब सेल की बात कर लेते हैं। सेल बायोलॉजी अपन पढ़ रहे हैं। सेल बायोलॉजी, ठीक है, सेल बायोलॉजी अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, सेल की बात करते हैं। सेल के बारे में क्या कहा जाता है? सेल के बारे में यहां देखता है, सेल इज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ मतलब ये बेसिक यूनिट है लाइफ की। सेल क्या है? बेसिक यूनिट है ऑफ लाइफ की। अपने अंदर बहुत सारी सेल होती है, बहुत सारी अनगिनत सेल पाई जाती है। तो सेल क्या है? इज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये बेसिक यूनिट है लाइफ की। स्टडी ऑफ सेल, सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ सेल, ये आप नोट डाउन करते जाना साथ साथ में। स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। अब सेल के बारे में, सेल नाम क्यों आया, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई? एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक, जिसका नाम आपने सुना होगा। उनने क्या किया? 1665 की बात है, 1665, 1665 की। ठीक है, 1665 की, 1665 में रॉबर्ट हुक के नाम के वैज्ञानिक ने एक लकड़ी का कॉर्क लिया। कॉर्क मतलब लकड़ी का टिश्यू लिया। ठीक है, तो उसने बोतल को एक ढक्कन लगाया। तो उसने सबसे पहले माइक्रोस्कोप की खोज की थी। किसने? रॉबर्ट हुक ने। माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। तो उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा कि जो लकड़ी का कॉर्क है उसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर उनको दिखाई दिए, इस टाइप से स्ट्रक्चर उनको दिखाई दिए। और इनमें कुछ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इस टाइप से बने हुए थे, मधुमक्खी के छत्ते के समान। इस टाइप से इनके अंदर ऐसे स्ट्रक्चर उनको माइक्रोस्कोप के जरिए दिखाई दिए, हेक्सागोनल, इस टाइप से मधुमक्खी के छत्ते के समान।
इस टाइप से उनको स्ट्रक्चर दिखाई दिए सभी में, ये स्ट्रक्चर उनको दिखाई दिए। डायग्राम मेरा उतना अच्छा नहीं है, आप लोगों को समझाने के लिए बस बनाया है, क्योंकि मुझे डायग्राम बनाना नहीं आता है, मुझे डायग्राम बनाना नहीं आता है। तो उनको लकड़ी के कॉर्क में इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इसको उसने, ये जो स्ट्रक्चर बाहर वाला, इसको क्या वर्ड दिया, सेलुला, इसको उन्होंने बोला सेलुला। सेलुला कौन सा वर्ड है, याद रखना, लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है सेलुला, ये भी आपको याद रखना है। सेलुला कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड है, उन्होंने इसको सेलुला नाम दिया। और जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, ये इस टाइप के जो स्ट्रक्चर दिखाई दिए हेक्सागोनल, मधुमक्खी के छत्ते के समान, मधुमक्खी के छत्ते के समान जो स्ट्रक्चर दिखाई दिए, उनको उन्होंने क्या नाम दिया, उनको उन्होंने, डायग्राम अच्छा नहीं है मैं पहले बता चुका हूं, इस टाइप के जो स्ट्रक्चर दिखाई दिए उनको उन्होंने क्या नाम दिया, सेल, इनको उन्होंने क्या नाम दिया, सेल, सेल टर्म दिया। मधुमक्खी के छत्ते के समान, हनी वी कॉम, हनी वी कॉम, मधुमक्खी के छत्ते के समान, ठीक है। ये जो इनको स्ट्रक्चर दिया, दिखाई दिया रॉबर्ट हुक को, उन्होंने इसको सेलुलर नाम दिया। और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है, ये इनको इन्होंने सेल टर्म दिया, सेल टर्म दिया, इनको इन्होंने सेल कहा रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, इनको इन्होंने सेल कहा, ठीक है। अब क्या बात आती है कि जो इन्होंने लकड़ी में देखा, सूखी लकड़ी थी, तो उसमें कौन सी सेल पाई जाती है, डेड सेल। इसलिए अगर जब आपसे पूछा जाए कि सेल की खोज किसने की, तो ऑप्शन में रॉबर्ट हुक आपको लगाना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि लिविंग सेल की खोज किसने की, तो वो ल्यूवेन हुक ने की थी। और डेड सेल की खोज किसने की, ये पूछा जाए तो रॉबर्ट हुक ने। तो इन्होंने कौन सी सेल खोजा था, डेड सेल, मरी हुई सेल, डेड सेल की डिस्कवरी की थी। डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। ये रॉबर्ट हुक की कहानी चल रही है, रॉबर्ट हुक, स्पेलिंग कुछ इधर उधर हो जाए तो उस पर ध्यान मत देना, ठीक है। रॉबर्ट हुक की कहानी चलती है, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने ये देखा। अब एक चीज ये देखो कि रॉबर्ट हुक है ना तो एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट है, ना बायोलॉजी के साइंटिस्ट है, ना जेनेटिक्स के साइंटिस्ट है, ना प्लांट ब्रीडिंग के साइंटिस्ट हैं। तो फिर साइंटिस्ट किसके हैं, किसके साइंटिस्ट हैं? आपसे पूछा जा सकता है कि रॉबर्ट हुक कौन से स्ट्रीम से संबंध रखते हैं, ना एग्रीकल्चर के, ना बायोलॉजी के, ना जेनेटिक्स के, ना प्लांट ब्रीडिंग। ये साइंटिस्ट है किसके, फिजिक्स के, फिजिक्स के साइंटिस्ट है। किसके साइंटिस्ट है, फिजिक्स के साइंटिस्ट है। रॉबर्ट हुक किसके साइंटिस्ट है, फिजिक्स के साइंटिस्ट है, ठीक है, रॉबर्ट हुक। अब इन्होंने और क्या क्या खोजा रॉबर्ट हुक ने, यहाँ डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। इन्होंने और क्या क्या खोजा, इन्होंने तो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसकी खोज किसने की थी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप किसने की, रॉबर्ट हुक, याद रखना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज भी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने एक बुक लिखी थी, क्या नाम था बुक का, माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक की बुक का नाम क्या है, माइक्रोग्राफिया, ये भी आपको याद रखना है। माइक्रोग्राफिया इनकी बुक का नाम है, माइक्रोग्राफिया, ये बुक इन्होंने लिखी थी, ठीक है। अब इनको क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको, रॉबर्ट हुक को। फादर ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान के पिता किसको बोला जाता है, रॉबर्ट हुक को, रॉबर्ट हुक को। क्योंकि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। कौन सी कोशिका, मृत कोशिका, डेड सेल की खोज की थी, ठीक है। इतना आप ये नोट डाउन कर लीजिए, साइड वाला डायग्राम को बने रहने दीजिए, डायग्राम को आप बना लेना बाद में या फिर अभी बना लीजिए, पर ये नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को रोककर आप नोट डाउन कर लेना और इसको बना लेना, फिर अपन आगे देखेंगे, फिर अपन इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों ने साइड वाला नोट डाउन कर लिया होगा, डायग्राम भी बना लेना वीडियो को रोककर, अपन आगे पढ़ेंगे। इस साइड वाला आप लोग नोट डाउन करते जाना, साइड में अपन चीजों को पढ़ते जाएंगे। इस साइड में अपना डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इस सेल के बारे में बात हो गई, आगे देखते हैं सेल के बारे में। लिविंग सेल, डेड सेल की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने।
अगर आपसे अकेला पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने की, सेल की डिस्कवरी किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने। अगर आपसे पूछा जाए लिविंग सेल की खोज किसने की, डिस्कवरी किसने की लिविंग सेल की, तो लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने। लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने। क्या लिख देता हूं, लिविंग सेल, लिविंग सेल, लिविंग सेल डिस्कवरी, लिविंग सेल की खोज किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक ने, ल्यूवेनहॉक की स्पेलिंग इधर उधर हो सकती है, स्पेलिंग पे आप किसी भी वर्ड पे ध्यान नहीं देंगे, आपको बस याद रखना है ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने खोज की थी किसकी, लिविंग सेल की खोज किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने। इन्होंने किसकी खोज की, ल्यूवेनहॉक के बारे में पढ़ रहे हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। सिंपल माइक्रोस्कोप की खोज भी इन्होंने की थी, माइक्रोस्कोप। इनको बोला जाता है फादर ऑफ माइक्रोस्कोप, फादर ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के पिता, और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है, ल्यूवेनहॉक, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये आपको याद रखना है, तीन चीज याद रखना है। लिविंग सेल की खोज किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने। इसने किसकी खोज की थी, सिंपल माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी। इनको फादर ऑफ माइक्रोस्कोप कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब दो, इसके बाद में दो साइंटिस्ट आए, स्लीडन और स्वान, स्लीडन और स्वान, स्लीडन एंड स्वान, स्लीडन एंड स्वान, 1938 से 1939, 38 से 39। अब 38 से 39 क्यों लिखा जाता है, क्योंकि स्लीडन ने 1938 में किस पे काम किया था, प्लांट सेल पे, प्लांट सेल पे काम किया था। स्वान ने किस पे काम किया था, स्वान ने काम किया था 1939 में एनिमल सेल पे, एनिमल सेल पे। इन दोनों का काम अलग अलग था, दोनों ही अलग अलग इंडिपेंडेंस, अलग अलग काम कर रहे थे, दोनों ही अलग अलग काम कर रहे थे। एक ने प्लांट सेल पे काम किया, एक ने एनिमल सेल पे काम किया। इन दोनों ने मिलाकर क्या दी, सेल थ्योरी दी। दोनों ने क्या दी, सेल थ्योरी। तो आपसे पूछा जाए सेल थ्योरी किसने दी, तो सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई, स्लीडन और स्वान के द्वारा। सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई, स्लीडन और स्वान के द्वारा। आगे साथ साथ नोट डाउन करते जाना, मैं बैठाता जाऊंगा साथ साथ। सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई, स्लीडन और स्वान के द्वारा, ठीक है। स्लीडन ने किस पे वर्क किया, ये भी पूछा जा सकता है, प्लांट सेल पे। स्वान ने किस पे वर्क किया, एनिमल सेल पे। ये आपको याद रखना है, इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी, ठीक है। अब आर विर्चो, रुडोल्फ विर्चो, आर विर्चो, आर विर्चो फर्स्ट साइंटिस्ट है जिसने सेल थ्योरी में मॉडिफिकेशन किया। रुडोल्फ विर्चो या आर विर्चो फर्स्ट साइंटिस्ट है जिन्हें सेल थ्योरी में मॉडिफिकेशन किया। तो लिख देते हैं फर्स्ट साइंटिस्ट, पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सेल थ्योरी में मॉडिफिकेशन किया। फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने सेल थ्योरी में मॉडिफिकेशन किया, सेल थ्योरी मॉडिफिकेशन, बदलाव किया सेल थ्योरी में, किसने, रुडोल्फ विर्चो ने। आर विर्चो पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी में मॉडिफिकेशन किया। क्या इनका क्या मानना था, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला, यहां लिखता हूं ओमनी, ओमनी सेलुला ई सेलुला। क्या मतलब हुआ, ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो प्रत्येक जो सेल है, जो प्रत्येक नई सेल बनती है वो पुरानी सेलों से मिलकर बनती है। मतलब जो भी नई सेल बनेगी वो प्री एग्जिस्टिंग, पहले से बनी हुई सेल से ही नई सेल का निर्माण होता है। यही ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब हुआ कि जो भी नई सेल बनेगी वो पुरानी सेल से ही बनेगी। ये किसने बताया, आर विर्चो ने, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं इसका मतलब क्या है, मीन्स, ठीक है, सेल originate from
प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो भी नई सेल बनेगी, सेल ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, वो पुरानी सेल से मिलकर बनेगी। ये किसने कहा? रुडोल्फ विर्चो ने। रुडोल्फ विर्चो के बारे में याद रखना, फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी में मॉडिफिकेशन किया और इन्होंने क्या दिया? ओमनी सेलुला ये सेलुला दिया। ये आपको याद रखना है। आप ये नोट डाउन कीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना और साथ साथ में आप लोग इसको नोट डाउन करते जाना। ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा, साथ साथ नोट डाउन करते जाना। आज बोर्ड पे जगह कम है क्योंकि उधर डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम अपने काम आएगा अभी। ठीक है, और इन्होंने एक थ्योरी दी थी, सेल लिंकेज थ्योरी। रुडोल्फ विर्चो ने कौन सी थ्योरी दी थी? सेल लिंकेज थ्योरी। कहां लिखूं? यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं इसके नीचे, सेल लिंकेज थ्योरी किसके द्वारा दी गई? रुडोल्फ विर्चो के द्वारा। सेल लिंकेज थ्योरी किसके द्वारा दी गई? रुडोल्फ विर्चो के द्वारा दी गई। अब ये मिटा रहा हूं, आप साथ साथ में इसको नोट डाउन करते जाना या फिर स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना। आगे देखते हैं, सेल लिंकेज थ्योरी किसके द्वारा दी गई? रुडोल्फ विर्चो, आर विर्चो के द्वारा दी गई, आर विर्चो के द्वारा दी गई। इन्होंने क्या कहा? ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब क्या कि जो पुरानी सेल होती है, नई सेल होती है, पुरानी सेल से मिलकर बनती है। ठीक है, अब देखते हैं प्लांट सेल के बारे में। प्लांट सेल के बारे में, प्लांट सेल वॉल के बारे में। प्लांट सेल की, ये प्लांट सेल का डायग्राम है। अब हम देखेंगे सेल वॉल के बारे में, सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल, सेल वॉल कौन सी है? डायग्राम में देखिए, ये जो लेयर बनी हुई है, दो कलर से, रेड कलर से और ब्लैक कलर से, ये सेल वॉल है। ये पूरी सेल वॉल है, इसको बोला जाता है सेल वॉल। क्या बोला जाता है? सेल वॉल। अब सेल वॉल जो टर्म है और इसकी डिस्कवरी ये किसने की? टर्म और डिस्कवरी एक ही आदमी ने दिया है। टर्म भी, सेल वॉल टर्म और डिस्कवरी किसने की? सबसे पहले सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने, डेड सेल की। तो उन्होंने ही इसको सेल वॉल टर्म और डिस्कवरी की, सेल वॉल की, रॉबर्ट हुक। सेल वॉल टर्म किसने दिया और सेल वॉल की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। ये आपको याद रखना है। ठीक है, डेड सेल की खोज की थी। और सेल वॉल किसमें पाई जाती है? ओनली प्लांट सेल। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती, ओनली प्लांट सेल में पाई जाती है, ओनली प्लांट सेल में पाई जाती है। क्या इसका सेल वॉल का मेन फंक्शन क्या है? इसको प्रोटेक्शन देना, इसकी सिक्योरिटी करना, रक्षा करना, सेल की रक्षा करना सेल वॉल का काम है। दूसरा काम क्या है? इसके शेप को मेंटेन करके रखना। अगर सेल वॉल नहीं होगी तो सेल इधर उधर हो जाएगी, तो इसके शेप को मेंटेन करना भी सेल वॉल का काम है, सेल वॉल का काम है। ठीक है, सेल वॉल कैसी होती है? नॉन इलास्टिक होती है, नॉन इलास्टिक, थिक होती है, मोटी होती है। नॉन इलास्टिक होती है, थिक होती है, मोटी होती है। अब सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल वॉल तीन चीजों से मिलकर बनी होती है। सेल वॉल, सेल वॉल तीन चीजों से मिलकर बनी होती है। किस किस से मिलकर बनी होती है सेल वॉल? सेल्यूलोज से, सेल्यूलोज एक होता है सेल्यूलोज, दूसरा होता है पेप्टिडोग्लाइकॉन, पेप्टिडोग्लाइकॉन एक होता है पेप्टिडोग्लाइकॉन, एक होता है सेल वॉल। सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? सेल्यूलोज से, दूसरी पेप्टिडोग्लाइकॉन से और तीसरी काइटिन। इन तीनों की सेल वॉल बनी होती है। अब सेल्यूलोज की जो सेल वॉल बनी होती है किसमें होती है? प्लांट सेल में। प्लांट में जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। बैक्टीरिया में जो होती है, बैक्टीरिया में जो होती है पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकॉन की। क्वेश्चन पूछा जाता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकॉन की। और फंगस की, जो फंगस है उसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है? सेल में सेल वॉल जो तीन टाइप से बनी होती है, एक तो सेलुलोज है, प्लांट सेल की सेल वॉल होगी सेलुलोज से बनी होगी, बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकॉन से बनी होगी और फंगस की सेल वॉल काइटिन से बनी होगी। ये आपको याद रखना है और इसको नोट डाउन भी कर लेना है। ठीक है, अब जो सेल होती है, एक डायग्राम बना रहा हूं छोटा सा।
ठीक है, ये सेल होती है। ये जो सेल है, बहुत सारी सेल है, ये सेल है सारी जो डिब्बे बने हुए हैं, इनको सेल मानते हैं। ठीक है, और इनके बीच में ये यहाँ पे एक ये होता है, सीमेंटिंग एजेंट होता है, सीमेंटिंग एजेंट होता है जो इनको जोड़े रखता है। वो कौन, उसको क्या बोलता है, मिडिल लेमिला बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मिडिल लेमिला, मिडिल लेमिला, मिडिल लेमिला। जो ये बनी होते हैं इसको क्या बोला जाता है, मिडिल लेमिला। ठीक है, मिडिल लेमिला बोला जाता है, मिडिल लेमिला बोला जाता है। मिडिल लेमिला जो होता है सीमेंटिंग एजेंट होता है, सीमेंटिंग जोड़ने का काम करता है। सीमेंट क्या काम करता है, जोड़ने का, सीमेंटिंग एजेंट होता है। मिडिल लेमिला जो होता है सीमेंटिंग एजेंट होता है। ठीक है, और किसका बना होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम पेप्टाइड का। किसकी बनी होती है, मिडिल लेमिला किसकी बनी होती है, कैल्शियम मैग्नीशियम पेप्टाइड, कैल्शियम मैग्नीशियम पेप्टाइड की बनी होती है, की बनी होती है। कैल्शियम मैग्नीशियम पेप्टाइड की बनी होती है। मिडिल लेमिला किसकी बनी होती है, कैल्शियम मैग्नीशियम पेप्टाइड की बनी होती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आप इतना नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए, साइड हो जाता हूं या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, साथ साथ नोट डाउन करते जाइए। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ये डायग्राम मिटा रहा हूं मैं, मिडिल लेमिला वाला डायग्राम मिटा रहा हूं। अभी अपन सेल वॉल के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, सेल वॉल के इसके फंक्शन क्या है, फंक्शन, कार्य, मेन कार्य क्या है, फंक्शन। इसका मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, मेन फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन। दूसरा फंक्शन क्या है, शेप को मेंटेन करना, शेप मेंटेन। मैं दोनों ही आपको बता चुका हूं। पहला इसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन मेन फंक्शन है, दूसरा शेप को मेंटेन रखना, ये इसके फंक्शन है। ठीक है, अब सेल वॉल में कौन कौन से मटेरियल किस किस की बनी होती है, ये तो अपन ने देख लिया। सेल वॉल है, बैक्टीरिया में किसकी सेल वॉल बने होते हैं, पेप्टाइड कोलाजन की, फंगस में काइटिन की, प्लांट में सेलुलोज की। अब ये मिलकर किससे बनी होती है, तो किससे सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, देखते हैं। सेलुलोज मेनली किसकी बनी होती है, सेलुलोज, मेन सबसे ज्यादा उसमें सेलुलोज होता है। दूसरा कौन होता है, सेलुलोज के अलावा हेमी सेलुलोज होता है, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज भी पाया जाता है। ठीक है, सुबेरिन पाया जाता है, सुबेरिन पाया जाता है, लिग्निन पाया जाता है, पेक्टिन पाया जाता है। इन सबसे मिलकर सेल वॉल बनी होती है, पेक्टिन पाया जाता है। ठीक है, इन सबसे मिलकर सेल वॉल बनी होती है। ठीक है, इनसे मिलकर सेल वॉल बनी होती है। अब मैं ये मिटा रहा हूं, उसके बाद में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बाद में अपन आगे पढ़ेंगे किसके बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आप ये नोट डाउन कर लेना, साथ साथ नोट डाउन करते जाना। अब पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, सेल की मेम्ब्रेन के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ये तो होगी सेल वॉल, इसके अंदर हल्की सी एक लेयर होती है, हल्की हल्की हल्की, उसमें आपको डिफरेंस नहीं कर सकते यहाँ पे। आप एक बार गूगल से इसका डायग्राम अच्छे से देख लेना। जो लेयर होती है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, हल्की लेयर होती है उसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन, उसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। तो अपन देखने वाले सेल मेम्ब्रेन के बारे में, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बोल दो, आप प्लाज्मा लेमा बोल दो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दो, प्लाज्मा लेमा या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीनों ही बोला जाता है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तीनों ही इसको बोला जाता है। टर्म किसने दिया था, सेल मेम्ब्रेन टर्म किसने दिया था, सेल मेम्ब्रेन टर्म दिया था किसने, सेल मेम्ब्रेन टर्म किसने दिया था, नागेली और क्रेमर ने, नागेली एंड क्रेमर ने। कौन सा टर्म, सेल मेम्ब्रेन टर्म किसने दिया था, नागेली और क्रेमर ने।
और प्लाज्मा लेमा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो टर्म दिया था, किसने दिया था? वो दिया था प्लोवर ने। ये जो टर्म है किसने दिया था टर्म? प्लाज्मा लेमा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये दिया था प्लोवर ने। प्लोवर ने, ये आपको याद रखना है। सेल मेम्ब्रेन किसने दिया था? नागेली और क्रेमर ने। प्लाज्मा लेमा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने दिया था? प्लोवर ने। ये आपको याद रखना है। यूनिट मेम्ब्रेन टर्म, इसके बारे इसको यूनिट मेम्ब्रेन टर्म भी बोलते हैं, किसने दिया? रॉबर्टसन ने। यूनिट मेम्ब्रेन टर्म किसने दिया था? रॉबर्टसन ने। रॉबर्टसन ने दिया था। यूनिट मेम्ब्रेन टर्म किसने दिया था? रॉबर्टसन ने दिया था। यूनिट मेम्ब्रेन टर्म किसने दिया था? रॉबर्टसन ने। किसमें प्रेजेंट होती है? ऑल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीवित ऑर्गेनिज्म उन सब में प्रेजेंट होती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये आपको याद रखना है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब इसके बारे में कुछ मॉडल बने हैं, ठीक है, उन्होंने बताया किससे बनी है, तो मॉडल को देख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन के बारे में कुछ मॉडल हैं, उनको देख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन के बारे में कुछ मॉडल हैं, उनको अपन देख लेते हैं। वो कौन कौन से मॉडल है? सेल मेम्ब्रेन के बारे में मॉडल है। पहला मॉडल है कौन सा? लेमिनार सैंडविच या बायलेमिनार थ्योरी। लेमिनार सैंडविच, बायलेमिनार थ्योरी। लेमिनार सैंडविच या बायलेमिनार थ्योरी, ये किसने दी थी? डेवसन और डेनेली ने। डेवसन और डेनेली ने। डेवसन डेनेली, डेवसन और डेनेली ने ये दी थी। डेवसन और डेनेली ने दी थी सैंडविच मॉडल या फिर लेमिनार या बायलेमिनार थ्योरी। डेवसन और डेनेली ने दी थी। इन्होंने क्या बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। लिपोप्रोटीन की बनी होती है। लिपिड प्लस प्रोटीन को क्या बोलते हैं? लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन इन्होंने बताया। किसने? डेवसन और डेनेली ने। लेमिनार और सैंडविच, लेमिनार थ्योरी या सैंडविच थ्योरी या बायलेमिनार थ्योरी किसने दी थी? डेवसन और डेनेली ने। इन्होंने क्या कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है? लिपिड और प्लस प्रोटीन, लिपोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। दूसरा मॉडल दिया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट इकाई झिल्ली मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल 1959 में किसने दिया? 1959 में रॉबर्टसन ने। रॉबर्टसन ने दिया। ठीक है, तीसरा है फ्लूइड मोजेक मॉडल। तीसरा है फ्लूइड मोजेक मॉडल। ये किसने दिया था? फ्लूइड मोजेक मॉडल। क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंगर और निकोलसन ने। सिंगर और निकोलसन ने कब दिया? 1973 में। सिंगर एंड निकोलसन ने। फ्लूइड मोजेक मॉडल किसने दिया? सिंगर और निकोलसन ने। ये आपको याद रखना है। फ्लूइड मोजेक मॉडल किसने दिया? 1973 में सिंगर और निकोलसन ने दिया है। सिंगर और निकोलसन ने दिया है। जो सेल मेम्ब्रेन है, इसकी जो स्टेबिलिटी है वो किसके कारण होती है? कोलेस्ट्रॉल के कारण होती है। ये चीज भी याद रखना। सेल मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी, स्थायित्व, स्टेबिलिटी किसके कारण होती है? कोलेस्ट्रॉल के कारण होती है। कोलेस्ट्रॉल के कारण होती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। आप इसको नोट डाउन कर लेना और याद भी कर लेना। ठीक है, पढ़ते जाना साथ साथ में। जो इंपॉर्टेंट चीज है वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं वो मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों ने इतना नोट डाउन कर लिया होगा। अब अपन आगे देखेंगे प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में देखेंगे। प्लाज्मोडेस्माटा, अब हम देखेंगे प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर वीडियो के ऊपर आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना। अब अपन देखेंगे प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में। डायग्राम इसलिए बना हुआ है कि डायग्राम देखकर आपको चीजें समझ में आ जाएगी। बिना डायग्राम में आपको चीजें समझ में नहीं आएगी।
अब प्लाज्माडेस्माटा कहाँ है? ये रहा प्लाज्माडेस्माटा, ये रहा प्लाज्माडेस्माटा, इसको बोलते हैं प्लाज्माडेस्माटा। इस सेल में ऐसे पाया जाता है यहाँ पे प्लाज्माडेस्माटा, ठीक है। तो प्लाज्माडेस्माटा, प्लाज्माडेस्माटा टर्म किसने दिया था? टर्म दिया था स्ट्रोसबर्गर ने, स्ट्रोसबर्गर ने टर्म दिया था। प्लाज्माडेस्माटा टर्म किसने दिया? स्ट्रोसबर्गर ने दिया था। किसमें पाया जाता है? ओनली प्लांट सेल में पाया जाता है, ओनली प्लांट सेल में पाया जाता है। प्लाज्माडेस्माटा किसमें पाया जाता है? ओनली प्लांट सेल में, ठीक है, ओनली प्लांट सेल में। सेल वॉल भी प्लांट सेल में पाई जाती है, प्लाज्माडेस्माटा भी ओनली प्लांट सेल में पाया जाता है, ठीक है। अब प्लाज्माडेस्माटा क्या होता है? ऐसा स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये सेल मान लो मल्टी सेल में पाया जाता है, मल्टी सेल, सिंगल सेल में नहीं पाया जाता, मल्टी सेल में। ये जो डिब्बे हैं इनको अपन सेल मान के चलते हैं, इनको सेल मान के, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है प्लाज्माडेस्माटा। इसके द्वारा क्या होता है? मटेरियल एक सेल से दूसरी सेल में जाता है। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसके द्वारा मटेरियल एक सेल से दूसरी सेल में जाता है, ये होता है प्लाज्माडेस्माटा। प्लाज्माडेस्माटा इसको क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बोला जाता है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, है ना। कनेक्शन क्यों नहीं है? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, इनके द्वारा साइटोप्लाज्म जो होता है एक सेल से दूसरे सेल में जाता है, एक सेल से दूसरी सेल में जाता है, तो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन कहा जाता है, ठीक है। किसके लाइक? टनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, टनल लाइक। टनल क्या काम करते हैं? टनल क्या काम करता है? टनल काम करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, तो ये टनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। टनल लाइक स्ट्रक्चर होता है ये। इसके क्या काम है? साइटोप्लाज्म एक सेल से दूसरी सेल में जाता है। ये प्लाज्माडेस्माटा के बारे में अपन ने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, डायग्राम में देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है डबल सेल स्ट्रक्चर होता है, डबल सेल स्ट्रक्चर होता है। कैसे? यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, सिंगल बना है, ऐसे होता है ये, इस टाइप से डबल सेल स्ट्रक्चर होता है। ये जो होती है ये आउटर होती है और ये इनर होती है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ये आउटर मेम्ब्रेन होगी, ये इनर मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, ये मेम्ब्रेन होती है। और इसके बीच में जो स्पेस होता है इसको क्या बोला जाता है? ये जो स्पेस इसको बोला जाता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोला जाता है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोला जाता है। और ये कितना होता है? ये होता है 80 से 100 एंगस्ट्रॉम का, 80 से 100 एंगस्ट्रॉम का। इसका साइज क्या होता है? 80 से 100 एंगस्ट्रॉम। जो एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है, इनके बीच में जो स्पेस है उसको बोला जाता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। कितनी साइज होती है? 80 से 100 एंगस्ट्रॉम की इसकी साइज होती है, ठीक है। अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, सबसे पहले किसने देखा। यहां पे देख लेते हैं अपन, प्लांट सेल यहां लिख देता हूं मैं, प्लांट सेल, प्लांट सेल यहाँ पे भी अपन देख लेते हैं, वहां अपने पास जगह कम पड़ जाती है, ठीक है। यहाँ अपन देख लेते हैं, सबसे क्या देखना है अपन को, माइटोकॉन्ड्रिया को फर्स्ट किसने देखा? फर्स्ट साहब किसने देखा? कोलिगर ने। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने देखा? कोलिगर ने देखा 1880 में। कब देखा? 1880 में कोलिगर ने देखा। कहां पे देखा? इंसेक्ट की मसल में, इंसेक्ट की मसल्स में देखा, इंसेक्ट की मसल्स में देखा, इंसेक्ट की मसल में देखा। और क्या नाम दिया? साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल। इंसेक्ट की मसल में देखा और नाम क्या दिया? नाम दिया साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल, साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल, साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल। फर्स्ट किसने देखा? माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखा कोलिगर ने 1880 में, इंसेक्ट की मसल में देखा और क्या नाम दिया? साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल नाम दिया, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल दाई किया। अल्टमन ने 1894, अल्टमन 1894
1894 1894 में अल्टमन ने 1894 में किस में देखा? सेल ऑर्गन, सेल ऑर्गन्स में, सेल ऑर्गेनल्स में, सेल ऑर्गेनल्स में देखा और नाम क्या दिया? बायोप्लास्ट। क्या नाम दिया? बायोप्लास्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया का बायोप्लास्ट नाम किसने दिया? ये दिया अल्टमन ने। ये देखा, ये पूछा जाता है। और खोज किसने की? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? डिस्कवरी, ये भी अल्टमन ने की। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, डिस्कवरी आपसे पूछा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, डिस्कवरी किसने की? तो ये भी अल्टमन ने की। और सेल ऑर्गन में देखा और इसको बायोप्लास्ट नाम भी इसने अल्टमन ने दिया और इसकी खोज का श्रेय भी इसी को जाता है। ठीक है, ये इसी को जाता है। अब जो टर्म है वो किसने दिया? टर्म किसने दिया? बेंडा ने, सी बेंडा ने। जो माइटोकॉन्ड्रिया जो टर्म है, माइटोकॉन्ड्रिया जो टर्म है, यहां लिख देता हूं, माइटोकॉन्ड्रिया टर्म किसने दिया? ये दिया सी बेंडा ने, सी बेंडा ने। किसमें? एनिमल सेल में। इसने एनिमल सेल में देखा, एनिमल सेल में। और इसने इसको क्या नाम दिया? इसने इसको नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। किसने? सी बेंडा ने। सी बेंडा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ठीक है। अब जो इसमें जो ये स्ट्रक्चर होती है, इसमें एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, कौन सी? ये उंगली नुमा स्ट्रक्चर होती है, उंगली नुमा स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे उंगली जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। डायग्राम मुझे अच्छे से बनाना नहीं आता, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, आप बस समझ जाए। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोला जाता है? उस क्रिस्टी बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है उसको क्रिस्टी बोला जाता है। आपने ये नोट डाउन कर लिया हो, नहीं किया हो तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं आसपास की चीजों को मिटाऊंगा। ठीक है, आसपास की चीजों को मिटाऊंगा, आसपास की चीजों को मिटाऊंगा। ये आउटर मेम्ब्रेन होगी, ये होगी इनर, ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होगी। अब जो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक, उंगली जैसा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोला जाता है। क्रिस्टी, क्रिस्टी, या फिर आप हिंदी में क्रिस्टी लिख लीजिए, क्रिस्टी। फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर है उसको क्रिस्टी बोला जाता है। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या बोला जाता है? क्रिस्टी बोला जाता है। और क्रिस्टी टर्म किसने दिया? पेलाडे ने। ये टर्म किसने दिया? पेलाडे ने। क्रिस्टी टर्म किसने दिया? पेलाडे ने। ये भी आपको याद रखना है। क्रिस्टी टर्म किसने दिया? पेलाडे ने। क्रिस्टी टर्म पेलाडे ने दिया। ठीक है, क्रिस्टी टर्म किसने दिया? पेलाडे ने। अब ये जो उंगली लाइक स्ट्रक्चर है इसके ऊपर एक छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? क्या पाए जाते हैं? ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं, इनको बोला जाता है ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम, इनको बोला जाता है ऑक्सीसोम। ये क्या होते हैं? एटीपी का निर्माण करते हैं। ऑक्सीसोम क्या करते हैं? एटीपी का निर्माण, एटीपी फॉर्मेशन, एटीपी फॉर्मेशन, एटीपी का निर्माण करते हैं। आप इतना नोट डाउन कीजिए, मैं साइड हो जाता हूं, उसके बाद अपन आगे देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो को रोको, नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन कर सकते हैं। आप भी नोट डाउन कर लीजिए, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो को रोको, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना। अपन आगे देखेंगे। इसमें जो ये यहाँ पे जो द्रव भरा रहता है, द्रव रहता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसको क्या बोला जाता है? जो द्रव रहता है, जैसे सेल में जो द्रव रहता है उसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो द्रव रहता है, जो पदार्थ रहता है, उसको क्या बोला जाता है? मैट्रिक्स बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के साइटोप्लाज्म क्या बोला जाता है? मैट्रिक्स बोला जाता है। यहाँ लिखता हूं मैट्रिक्स बोला जाता है, मैट्रिक्स, इसको मैट्रिक्स बोला जाता है। आप ये ध्यान रखना, इसमें जो साइटोप्लाज्म रहता है माइटोकॉन्ड्रिया में, उसको मैट्रिक्स बोला जाता है। अब ये मैं मिटा रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लेना और वीडियो को रोकर या फिर स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आगे देखेंगे अपन। एक दो चीजें और है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, मैं आपको अभी बता दूंगा। इसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि यहाँ पे एटीपी का निर्माण होता है। क्या क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ
ऑफ सेल। किसको बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। दूसरा बोला जाता है एटीपी मिल, एटीपी का निर्माण होता है इसलिए एटीपी मिल भी बोला जाता है। और बोला जाता है सेल विद इन सेल, सेल विद इन सेल, सेल विद इन सेल भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये पूरी सेल है, उसके अंदर ये सेल है। एक सेल, किसी चीज को एक सेल करने के लिए उसमें तीन चीजें जरूरी है। सेल क्या होती है? डायग्राम समझा देता हूं। ये है, तीन चीजें जरूरी है सेल के लिए। पहली मेम्ब्रेन, किसी चीज को सेल करने के लिए तीन चीजें जरूरी है। सेल क्या होती है? तीन चीजें होती है उसमें। एक तो मेम्ब्रेन होती है, एक न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस होता है, एक होता है साइटोप्लाज्म। ये जो द्रव हो रहा है साइटोप्लाज्म, इसी को सेल बोला जाता है। ये तीनों चीजें माइटोकॉन्ड्रिया में है। मेम्ब्रेन भी है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, न्यूक्लियस भी और साइटोप्लाज्म भी है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सेल विद इन सेल बोला जाता है। किसी भी चीज को सेल करने के लिए उसमें तीन चीजें होना जरूरी है, मेम्ब्रेन होना जरूरी है, न्यूक्लियस होना जरूरी है और साइटोप्लाज्म होना जरूरी है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए इसको सेल विद इन सेल बोला जाता है। ठीक है, सेल विद इन सेल बोला जाता है। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं। किस किस में डबल मेम्ब्रेन होती है मैं बता देता हूं। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, जिनमें डबल मेम्ब्रेन होती है। किस किस में डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में आपने देखा डबल मेम्ब्रेन है। क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में, ये रहा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में डबल मेम्ब्रेन होती है। और एक होती है न्यूक्लियस में। ये तीन स्ट्रक्चर ऐसे सेल में जिनमें डबल मेम्ब्रेन होती है। आपसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ऑप्शन में आपको माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस कुछ भी दे देंगे। तो ये तीनों में डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इन दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है? प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिलाकर प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया के? फंक्शन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है रेस्पिरेशन, श्वसन, रेस्पिरेशन। श्वसन के दौरान एटीपी का निर्माण होता है। मेन फंक्शन क्या है? रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? रेस्पिरेशन, श्वसन इसका फंक्शन है। ठीक है, आप इतना नोट डाउन कीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। वीडियो को रोककर आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिड के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड के बारे में, प्लास्टिड को हिंदी में क्या बोलते हैं? लावक। प्लास्टिड के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। प्लास्टिड को हिंदी में क्या बोलते हैं? लावक। प्लास्टिड, लवक। आपको विजिबल होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। प्लास्टिड, ठीक है, आपको विजिबल है। प्लास्टिड को बोला जाता है लवक। प्लास्टिड को क्या बोला जाता है? लवक बोला जाता है। प्लास्टिड तीन प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तीन टाइप के होते हैं। पहला है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, पहला हो गया क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट को बोला जाता है हरित लवक। तीसरा जो होता है उसको क्या नाम दिया है? ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तीन टाइप के होते हैं प्लास्टिक, तीन टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट है ये कलर पिगमेंट होता है, इसमें कलर पिगमेंट होता है, कलर पिगमेंट, कलर से संबंधित है। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस से संबंधित है, ये फोटोसिंथेसिस से संबंधित है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है। कौन? क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है कलरलेस होता है, ये जो होता है कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। ल्यूकोप्लास्ट जो है कलरलेस होता है, तीन प्रकार का होता है। ल्यूकोप्लास्ट तीन प्रकार का होता है, देख लेते हैं कौन कौन से टाइप होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट के तीन टाइप होते हैं। एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट यानी कि स्टार्च। दूसरा जो होता है इलाइप्लास्ट, इलाइप्लास्ट, ये जो होता है ऑयल और फैट, ऑयल एंड फैट। ठीक है, एक होता है एल्यूरोप्लास्ट, प्रोटीन, एल्यूरोप्लास्ट, प्रोटीन। ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है इसमें?
प्लास्टिक तीन प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट कलर पिगमेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस संबंधित होता है, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक कलरलेस होता है ल्यूकोप्लास्ट, तीन प्रकार होता है, एमाइलोप्लास्ट स्टार्च, इलायोप्लास्ट ऑयल ऑफ फैट, एलियोप्लास्ट प्रोटीन। ये आपका रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसके नीचे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखते हैं। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट में भी एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, मैं यहाँ स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ये होती आउटर मेम्ब्रेन, ये होती इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है। अब इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, थाइलेकोइड और ग्रेना पाए जाते हैं, थाइलेकोइड और ग्रेना पाए जाते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। डायग्राम बनाना मुझे अच्छे से नहीं आता, लेकिन आप लोग समझ जाना, इस टाइप के स्ट्रक्चर इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर इस टाइप के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इस टाइप के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये जो एक इनमें से एक होता है, जो ये एक है, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, थाइलेकोइड, थाइलेकोइड, थाइलेकोइड बोला जाता है। ये जो एक होता है इसको थाइलेकोइड बोला जाता है, और जो पूरा है, पूरा स्ट्रक्चर है ये, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ग्रेना। इस पूरे को बोला जाता है ग्रेना, ग्रेना। ये जो एक स्ट्रक्चर इसको थाइलेकोइड बोला जाता है, और इस पूरे को जो बंडल है पूरा, इसको ग्रेना बोला जाता है। ठीक है, इसको ग्रेना बोला जाता है, इसको ग्रेना बोला जाता है। और इसके जो यहाँ पे छोटे छोटे वो लगे होते हैं, इसको क्या बोला जाता है, क्वांटासोम बोला जाता है, इनको बोला जाता है क्वांटासोम, क्वांटासोम, इनको बोला जाता है क्वांटासोम। क्वांटासोम क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस की यूनिट होती है, प्रकाश संश्लेषण की यूनिट, फोटोसिंथेसिस यूनिट। क्वांटासोम क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस की यूनिट होती है, प्रकाश संश्लेषण की यूनिट होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की यूनिट होती है, ये आपको याद रखना है। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, किसके, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्ट्रोमा। इसके साइटोप्लाज्म को क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म जो होता है इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रोमा बोला जाता है, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा। ये जो होती है इसको थाइलेकोइड बोला जाता है, सिर्फ एक को थाइलेकोइड बोला जाता है, पूरे बंडल को ग्रेना बोला जाता है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है उसको स्ट्रोमा बोला जाता है, ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन है। और इसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस यूनिट होती है उसको क्वांटासोम बोला जाता है, यहाँ पे लगे होते हैं, थाइलेग्रेना के ऊपर लगे होते हैं, ये आपको याद रखना है। ये अपना क्लोरोप्लास्ट हो गया, आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, साइड होकर स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर वीडियो को रोककर आप इसको नोट डाउन कर लेना। फिर आप हम आगे पढ़ेंगे गोल्जी बॉडी के बारे में, आगे पढ़ेंगे गोल्जी बॉडी के बारे में। बिठा रहा हूं मैं, आप इसको नोट डाउन कर लेना, वीडियो को रोक लेना, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम देखते हैं गोल्जी बॉडी के बारे में, गोल्जी बॉडी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे, ज्यादा हम देखेंगे नहीं। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी को प्लांट में क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम बोलते हैं, प्लांट में इसको डिक्टियोसोम बोलते हैं, प्लांट में गोल्जी बॉडी को क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम, डिक्टियोसोम बोला जाता है। गोल्जी बॉडी को प्लांट में क्या बोला जाता है, डिक्टियोसोम बोला जाता है। फंक्शन क्या है, लाइसोसोम को फॉर्मेशन करना, इसके फंक्शन, इसको क्या बोला जाता है, गोल्जी बॉडी को मिडिल मैन ऑफ सेल, इसको बोला जाता है मिडिल मैन ऑफ सेल, मिडिल मैन ऑफ सेल। गोल्जी बॉडी को मिडिल मैन ऑफ सेल बोला जाता है, प्लांट में इसको डिक्टियोसोम बोलते हैं। आपको याद रखना है, इसका फंक्शन क्या है, लाइसोसोम का निर्माण करना। इसका फंक्शन क्या है गोल्जी बॉडी का, लाइसोसोम का फॉर्मेशन, निर्माण करना, फॉर्मेशन। गोल्जी बॉडी का मुख्य काम क्या है, लाइसोसोम का निर्माण करना। प्लांट में इसको डिक्टियोसोम बोलते हैं, इसको मिडिल मैन ऑफ सेल भी बोला जाता है। अब हम देखते हैं लाइसोसोम के बारे में, लाइसोसोम के बारे में, लाइसोसोम के बारे में देखते हैं। लाइसोसोम टर्म और डिस्कवरी किसने किया, इस जो टर्म है और इसकी डिस्कवरी किसने की, डी डुवे ने। डिस्कवरी किसने की, डी डवे ने, डी डवे ने इसकी डिस्कवरी की, और इन्होंने लाइसोसोम टर्म दिया, डी डवे ने। ठीक है, ओनली एनिमल सेल में पाया जाता है। कहाँ पाया लाइसोसोम, कहाँ पाया जाता है, प्रेजेंट ओनली
ओनली एनिमल सेल, एनिमल सेल में पाया जाता है। प्लांट सेल में आपको दिख रहा है लाइसोसोम, कहीं नहीं दिख रहा, क्योंकि एनिमल सेल में पाया जाता है। और ये प्लांट सेल है, किस में पाया जाता है? ओनली एनिमल सेल में पाया जाता है। इसको सुसाइडल वेग भी बोला जाता है, आत्महत्या के थैले, सुसाइडल वेग। क्यों बोला जाता है सुसाइडल वेग? आत्महत्या के थैला, आत्महत्या का थैला, क्योंकि ये जो डेड सेल होती है, मरी हुई सेल होती है, उनको खा जाता है, उनको खत्म कर देता है, इसलिए इसको सुसाइडल वेग या आत्महत्या का थैला बोलता है, क्योंकि खुद सेल को नष्ट कर देता है। लाइसोसोम एक ऐसा ऑर्गन है जो सेल को नष्ट कर देता है, खुद की सेल को नष्ट कर देता है, इसलिए लाइसोसोम को सुसाइडल वेग, आत्महत्या का थैला बोला जाता है। ये आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है? लाइसोसोम में एसिड हाइड्रोलाइसिस होता है, एसिड हाइड्रोलाइसिस, एसिड हाइड्रोलाइसिस होता है। इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं, इसलिए ये खुद की सेल को भी खत्म कर देता है। डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं, ये खुद की सेल को भी खत्म कर देता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, सुसाइडल वेग भी कहा जाता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब अपन आगे देखेंगे, आगे किसके बारे में देखेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अपन देखेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, एक तो स्मूथ टाइप का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको ईआर बोला जाता है, ईआर शॉर्ट में। इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर यहाँ आपने दिख ही रहा होगा, ये मैं यहाँ बना देता हूँ स्ट्रक्चर इसका। इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है। डायग्राम मेरे से बनते नहीं है अच्छे, मेरे डायग्राम अच्छे नहीं है, मुझे पेंटिंग का शौक नहीं था बचपन में, इसलिए मुझे डायग्राम बनाना नहीं आते। ठीक है, पेंटिंग का शौक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बचपन में भी नहीं था, अभी भी नहीं है, इसलिए मुझे डायग्राम बनाना नहीं आते। इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है, आप बस समझ लेना। ये होता है स्मूथ ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये होता है रफ ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे क्या पाया जाता है? क्वांटासोम पाए जाते हैं, ठीक है, राइबोसोम पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम पाए जाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। रफ जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उस पर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। ठीक है, फर्स्ट किसने देखा था? गार्नियर ने, और क्या नाम दिया? अर्गोप्लास्ट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फर्स्ट किसने देखा था? फर्स्ट सा किसने देखा था? फर्स्ट गार्नियर ने क्या नाम दिया? अर्गोप्लास्ट। क्या नाम दिया? अर्गोप्लास्ट इसको नाम दिया। सबसे पहले देखा गार्नियर ने, इसको क्या नाम दिया? अर्गोप्लास्ट इसको नाम दिया। ठीक है, पोर्टर ने इसकी डिटेल स्टडी की। पोर्टर नाम के साइंटिस्ट ने, यहाँ लिख देता हूं, पोर्टर नाम का एक वैज्ञानिक है, उसने डिटेल स्टडी की इसकी, किसकी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, और डिटेल स्टडी की और नाम दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाम किसने दिया? पोर्टर ने। आपको याद रखना है, सबसे पहले किसने देखा? गार्नियर ने। क्या नाम दिया? अर्गोप्लास्ट। पोर्टर ने इसकी डिटेल स्टडी की और इसका नाम दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपको याद रखना है। आपको इतना समझ में आ गया, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं साइड हो जाता हूँ, वीडियो को रोक कर या फिर स्क्रीनशॉट लेकर आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा और बचा है, अपना सेल वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, अपन ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर के बारे में देख लिया है। अब अपन पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में, थोड़ा सा राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। अपना क्लास कंप्लीट हो जाएगी, अपनी सेल कंप्लीट हो जाएगी। राइबोसोम के बारे में पढ़ना है। जो मैंने इसमें इंपॉर्टेंट जो भी चीजें पढ़ाई वो सब आपको याद रखनी है। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, जितना मैंने पढ़ाया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और आपके सिलेबस में जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का सिलेबस दे रखा है, आपको उसको अच्छे से देखना। एलिमेंट ऑफ जेनेटिक्स दे रखा है, तो उसके अंतर्गत सेल भी आता है। आप ये ना बोलना कि सेल क्यों पढ़ा रहे हैं, सेल जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब हम पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले? राइबोसोम के बारे में। ठीक है, राइबोसोम
राइबोसोम, राइबोसोम के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पहली बार किसने देखा? फर्स्ट था क्लाउड ने देखा और उसको क्या नाम दिया? क्लाउड ने देखा, इसको माइक्रोसोम नाम दिया। क्या नाम दिया? माइक्रोसोम नाम दिया 1941 में, 1941 में, 1941 में इसको माइक्रोसोम नाम दिया राइबोसोम को। किसने देखा सबसे पहले? क्लाउड ने माइक्रोसोम नाम दिया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पेलाडे ने इस पर डिटेल स्टडी की, पेलाडे नाम का वैज्ञानिक है, उसने इस पर डिटेल स्टडी की, इसकी डिटेल स्टडी की और इसको नाम दिया राइबोसोम। राइबोसोम नाम किसने दिया? याद रखना, पेलाडे ने। राइबोसोम नाम किसने दिया? पेलाडे ने। उसने इसकी डिटेल स्टडी की। प्लांट में किसने स्टडी की? रॉबिन्सन और ब्राउन ने। क्या होता है राइबोसोम? राइबोसोम की 2 यूनिट होती है, एक तो 70S होती है, 70S, और एक होती है 80S, ठीक है। ये दो स्मॉल यूनिट से बनकर बनाता है। कौन सी दो? इसमें 2 यूनिट होती है, एक तो स्मॉल, एक लार्ज, 2 यूनिट होती है। स्मॉल और लार्ज दोनों किससे जुड़ी होती है? मैग्नीशियम से जुड़ी होती है, ये आपको रखना है। 70S की 2 यूनिट होती है। कौन कौन सी यूनिट होती है? 50S और 30S, ठीक है। 80S की 2 यूनिट होती है, 60S और 40S। अब आप पूछोगे सर ये S क्या है? S का मतलब होता है सेडिमेंट्री यूनिट, याद रखना है। इसका मतलब क्या होता है? सेडिमेंट्री यूनिट होता है, ये आपको याद रखना है। राइबोसोम को सेल का इंजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंजन ऑफ सेल। सेल का इंजन कहा जाता है राइबोसोम को, इंजन ऑफ सेल, ये आपको याद रखना है। सेल का इंजन किसे कहता है? राइबोसोम को कहा जाता है। सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गन है, सबसे छोटा ऑर्गन है सेल में, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल्स, ठीक है। विदाउट मेम्ब्रेन, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो विदाउट मेम्ब्रेन होता है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। तो राइबोसोम के बारे में अपने क्या पढ़ना है? फर्स्ट किसने देखा? क्लाउड ने। किसमें देखा? क्लाउड ने देखा और माइक्रोसोम नाम दिया 1941 में। पेलाडे ने इसकी डिटेल स्टडी की और राइबोसोम नाम दिया, ठीक है। प्लांट में किसने स्टडी की? रॉबिन्सन और ब्राउन ने। इसमें 2 यूनिट होती है राइबोसोम की, 70S और 80S। 70S जो होती है 50 और 30 से मिलकर बनी होती है, 80S जो 60-40 से बनी होती है। इसका मतलब क्या होता है? सेडिमेंट्री इकाई होती है। जो छोटी बड़ी यूनिट होती है किससे जुड़ी होती है? मैग्नीशियम से जुड़ी होती है, ये आपका रखना है। इसको क्या क्या बोलते हैं? इंजन ऑफ सेल बोला जाता है। सबसे छोटा ऑर्गन है सेल का और विदाउट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, ये आपको याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। सबसे लास्ट अपना पार्ट है न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस की सबसे पहले किसने देखा? फर्स्ट किसने देखा सबसे पहले? तो ये देखा ल्यूवेनहोक ने। किसने देखा? ल्यूवेनहोक ने सबसे पहले ल्यूवेनहोक ने देखा। किसमें देखा? मछली की आरबीसी में, फिश की आरबीसी में देखा। इसकी डिस्कवरी किसने की? न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने। आपसे पूछा जाए न्यूक्लियस की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। लेकिन सबसे पहले किसने देखा? ल्यूवेनहोक ने। आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। सबसे पहले किसने देखा? ल्यूवेनहोक ने। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ये होती आउटर, ये होती इनर, ये होगी इनर और ये होगी आउटर। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। और जो बीच में स्पेस है इसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोला जाता है। और जो इसमें साइटोप्लाज्म होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरोलिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसके साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरोलिन। इसको जो साइटोप्लाज्म होता है न्यूक्लियस का उसको न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर कैरोलिन बोला जाता है। और स्टडी ऑफ न्यूक्लियस उसको क्या बोला जाता है? कैरियोलॉजी
यहां लिख देता हूं स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, क्या बोला जाता है, कैरियोलॉजी। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है, कैरियोलॉजी। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है, कैरियोलॉजी बोला जाता है। न्यूक्लियस के बारे में अपन ने क्या देखा, फर्स्ट किसने देखा, लीeuwenhoek ने। नाम डिस्कवरी किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, जो स्पेस होता है उसको पेरिन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं, और जो इसमें द्रव होता है साइटोप्लाज्म होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरोलियम। और स्टडी ऑफ न्यूक्लियस कैरियोलॉजी, ये अपना सेल कंप्लीट हो गया, ये अपना सेल कंप्लीट हो गया। प्लांट सेल अपन ने पढ़ लिया, प्लांट सेल अपने सारा पढ़ लिया है, प्लांट सेल में अपन ने पूरा पढ़ लिया। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई चीज समझ नहीं आई तो आप डिस्कस कर सकते हैं, पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम की ग्रुप की लिंक है, आप वहां से पूछ सकते हैं। आप ये नोट डाउन कर लेना, फिर अपन आगे सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे सेल डिवीजन के बारे में, अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे सेल डिवीजन के बारे में। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ते हुए जाना। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।